तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को, जौहर की साख यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो अगर आपको याद है जौहर की साख इस सबक में हमने अब तक जो बातें देखी थी मुख्तलिफ अंदाज के अंदर के अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइंसदानों ने जौहर की साख बताई। एक ने बोला तरबूज के जैसा रहता, कौन था वो? जे थॉमसन था। ठीक है, जे थॉमसन आया, जे थॉमसन ने बताया। फिर जे थॉमसन के बाद में रदरफोर्ड आया, रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताया। तो हमने रदरफोर्ड के मॉडल को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर के कुछ क्वेश्चंस वगैरह मिलते जुलते क्वेश्चन हमने देखे थे, अगर आपको याद होंगे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, मैं मैसेज किया ना कल की, एक मिनट। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, याद है आपको? बहुत सारे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि देखो लास्ट में कहाँ गया भैया? लास्ट में हमने किसका मॉडल देखे? रदरफोर्ड का एटम का न्यूक्लियर मॉडल, ये मॉडल हमने देखे। अब रदरफोर्ड का मॉडल तो चलिए अच्छा था, बहुत सारी बातें रदरफोर्ड के मॉडल ने हमको बताई भी, समझाई भी, लेकिन ये रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ खामियां थी, कुछ गलतियां हो रही थी इसके अंदर। क्या खामियां थी उनको हम देखेंगे। फिर अगला वाला जो एटॉमिक मॉडल है उसकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं, उसको कहा रहा था बोहर का एटॉमिक मॉडल, उसको देखेंगे। फिर जैसे यहाँ पर हमने कुछ सवालात देखे थे, तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर जो सवालात आते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप इस तरह से समझे कि सबसे पहले हमने एटॉमिक मॉडल देखा था थॉमसन का। ठीक है, इसमें की क्यों खत्म हो गई है?
लाइट क्यों आ रहा हो थोड़ा, ठीक है। थॉमसन का हमने एटॉमिक मॉडल देखा। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखने के बाद में जो अगला एटॉमिक मॉडल हमने देखा वो था रदरफोर्ड का, बराबर, ठीक है। थॉमसन का देखे, रदरफोर्ड का देखे। अब रदरफोर्ड के बाद में हमको आगे क्या आंसर देखना रहेगा, बोहर, ठीक है। तो बोहर का इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन इससे पहले हम रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ खामियां यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करते हैं। खामियां मतलब उसके डिमेरिट्स, ठीक है। अब देखिए इसको जरा रदरफोर्ड के मॉडल को समझने की आप कोशिश करें कि रदरफोर्ड के मॉडल को कहा जाता है न्यूक्लियर मॉडल या न्यूक्लियाई मॉडल। क्यों? रदरफोर्ड ने कहा था किसी भी जौहर के बिल्कुल दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। जिस तरह से आपको निजाम शमसी पता है अपना सोलर सिस्टम, कौन रहता है बीचों बीच, सूरज। सूरज के तरफ कौन घूमते रहते हैं, सैयारे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर जिस तरह सूरज दरमियान में यहाँ पर होगा मरकजा, कौन रहेगा, मरकजा। और मरकजे के अतराफ में बहुत सारे कौन फिरते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। कौन फिर रहे हैं, ये फिरे कौन, इलेक्ट्रॉन। ये कौन फिर रहे हैं, ये कौन फिर रहे, इलेक्ट्रॉन। अलग अलग मदार के अंदर इलेक्ट्रॉन फिर रहे, कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन फिर रहे, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन फिर रहे, ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन फिर रहे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फिरना यहाँ पर घूमना चालू, फिरना समझते हैं ना, घूमना यहाँ पर रिवॉल्व करना सर्कुलर पाथ में, दायरवी हरकत में ये चल रहा है। और रदरफोर्ड का कहना था कि ये बात ठीक उसी तरह से होंगी जिस तरह से सूरज के अतराफ में हमारे सैयारे घूमते हैं, जमीन घूमती। बात समझ आ गई आपको? बात तो सीधी सीधी सी लग रही है, अब इस बात में समस्या क्या है, वो समस्या को जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बात कुछ यूं हुई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं क्या नहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है, ये सब बना रहे। तो ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज, इसको कहते हैं उर्दू में, उसके ऊपर होता है बरकी बार। कौन सा बरकी बार, मुस्बत या मनफी, मनफी बरकी बार। तो मामला दरअसल हुआ ये कि एक साइंटिस्ट आया, जिस साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। अरे क्या नाम था साइंटिस्ट का, मैक्सवेल। ये ऑस्ट्रेलिया का ग्लेन मैक्सवेल नहीं है, दूसरा मैक्सवेल है, ठीक है। कौन आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक नई बात बता दिया। क्या नई बात बताया मैक्सवेल ने, कि अगर कोई एक ऐसा जर्रा है जिस जर्रे के ऊपर चार्ज है, चार्ज है मतलब उसके ऊपर बार है, ठीक है। और अगर वो इस तरह से दायरवी हरकत करेगा, मतलब कैसी हरकत करेगा, दायरवी हरकत, ठीक है। चार्ज वाला जर्रा अगर दायरवी हरकत करेगा तो उसमें से रेडिएशन बाहर निकलेंगे। क्या बाहर निकलेंगे, रेडिएशन। किसने साबित किया, मैक्सवेल ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है या नहीं, दायरवी हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब उसमें रेडिएशन निकलनी चाहिए नहीं चाहिए। रेडिएशन आपको पता है तापकारी शुआएं जिसमें से निकलती, अलग अलग रेडिएशन का नाम आपने सुना होगा। तो इसमें से भी रेडिएशन निकलने को होना। अब रेडिएशन किसी भी चीज में से निकल रहे हैं, इसका मतलब वो चीज स्लोली स्लोली कम होना चाहिए। जैसा मिसाल के तौर पर कोई पानी का गिलास है, उसमें सुराख है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पानी अगर निकलेगा तो कुछ अर्से बाद पानी कम होगा या नहीं होगा, होगा, बराबर। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में से रेडिएशन निकलेंगे तो रेडिएशन भी निकलने से इलेक्ट्रॉन और छोटा और छोटा और छोटा होता चले जाएगा, है या नहीं। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, आप बिल्कुल बीचों बीच दरमियान में ये मान के चलिए कौन मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है, ठीक है। प्रोटॉन मौजूद है जो कि मरकजे में है, ये मरकज है या नहीं। अब देखो यहाँ पर होता ये कि मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन घूम रहे, घूमते घूमते उसमें से रेडिएशन निकलेंगे। अब जब रेडिएशन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन और छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो छोटा होने की वजह से ये इसका जो दायरा है वो जरा करीब आ जाएगा। बात समझ आ गई, दायरा करीब आ गया। अब ये कम दायरे में गर्दिश कर रहा, लेकिन अब यहां पर भी रेडिएशन निकले तो फिर उसका दायरा क्या हो जाएगा, थोड़ा और करीब आ जाएगा, फिर जरा और करीब आ जाएगा। क्यों, रेडिएशन निकलते जा रहे, 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 निकल, और एट दी एंड कहां चले जाएंगे, बिल्कुल मरकजे के अंदर जाकर घुस जाएंगे। बात समझ आई कि अगर वो दायरवी मदार के अंदर गर्दिश कर रहा है जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था, तो वो गर्दिश करते करते किधर चले जाना चाहिए, बिल्कुल मरकजे के अंदर। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता।
क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा कि रदरफोर्ड ने इस बात को साबित किया कि वो तो उसके बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं, मरकजे में नहीं होते, मरकजे से बाहर होते। लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से तो ये बात हमको पता चल रही है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मरकजे के अगर बाहर गर्दिश करेंगे तो वो घूमते घूमते वापस मरकजे के अंदर चले जाएंगे। तो ये बात अच्छे से समझ में आ रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर कि दोनों बातें एक दूसरे से टकरा रही है। तो सबसे पहले ये मैक्सवेल ने अपने बरकी मकनातीसी नजरिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पेश की थी, तो उसके हिसाब से एक प्रॉब्लम यहाँ पर आया। पहली बात तो ये होगी। फिर इसी तरह से रदरफोर्ड मॉडल एटम के इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी की वजाहत नहीं कर सका। तो बहुत सारी बातें थी जो रदरफोर्ड बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझा सका। तो उसमें से एक बात आपने यहां पर याद रखना, किसकी? मैक्सवेल की। मैक्सवेल ने जो बात बताई थी उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, बरकी मकनातीसी नजरिया। ठीक है, तो उसके बरकी मकनातीसी नजरिए के हिसाब से ये इसमें प्रॉब्लम आ गया। बात सही होगी? तो रदरफोर्ड के उसमें ये मसला आया है। अब जब रदरफोर्ड का मसला आया तो अगला हमको जो मॉडल देखना है, जैसा मैं आपको नाम बताया, कौन सा है? बोहर का एटम मॉडल। रदरफोर्ड के बाद बोहर का। तो चलिए कुछ बातें बोहर के ताल्लुक से हम यहाँ देखने की कोशिश कर देंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एटम के बोहर के मॉडल की राह दिखाने वाले इंकिशाफात। जैसा देखो, सबसे पहले जो अलग अलग इंकिशाफात हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किसका मॉडल आया था यहाँ पर? थॉमसन का। जे थॉमसन का मॉडल आने से पहले एक जो इंकिशाफ हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त। किसकी दरियाफ्त? इसके बुनियाद पर किसने अपना मॉडल पेश किया? थॉमसन ने। उसके बाद अगला मॉडल रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड का आपको याद होगा, इसने वो सोने के वरख का तजुर्बा किया था, याद है? ठीक है, तो इसने एक तजुर्बा किया, दैट इज, इसको कहा रहा था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मतलब इन तजुर्बात की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने अपनी बात की, इस तजुर्बात की बुनियाद पर थॉमसन ने अपनी बात की। अब हम कौन सा मॉडल देखने वाले हैं? बोहर का। तो जाहिर सी बात है बोहर भी जब अपनी बात को यहाँ पेश करेगा तो बोहर की बात कुछ और तजुर्बात के ऊपर बेस्ड होंगी, कुछ और बातों के ऊपर बेस्ड होंगी। तो पहले जिस तरह से हमने देखो इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त के लिए कैथोड एक्सपेरिमेंट देखते, याद है आप? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर थॉमसन ने अपनी बात रखी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर रदरफोर्ड ने अपनी बात रखी। तो जो बोहर है, नील बोहर इसका नाम था, ये भी कुछ और बातों की बुनियाद पर अपनी बातों को रखेगा, अपने एटॉमिक मॉडल को रखेगा। तो इस तरह पहले हमने गोल्ड फाइल को समझ के रदरफोर्ड को समझा, इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त को समझ के जे थॉमसन को समझा। तो इसकी जो बातें हैं पहले हमको वो समझना पड़ेगा और उसके बाद में हम बोहर के मॉडल की तरफ जाएंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही है तो पूछिए खवातीन हजरात, ऑनलाइन मंडली में मौजूद खवातीन हजरात, आप भी पूछ सकते हैं अगर कोई बात आपको नहीं समझी तो। बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझाने के लिए दो बातें हैं जो हमको समझना है। क्या? बरकी मकनातीसी शुआओं का दोहरा किरदार। अरे कहां गई शुआ? बरकी मकनातीसी शुआओं का दोहरा किरदार। पहली बात हमको यह समझना है क्या होता है दोहरा किरदार, आएंगे उसके ऊपर। और दूसरी चीज हमको जो समझना है उसको कहा जाता है एटमी तीफ। क्या कहा रहेगा? एटमी तीफ। नाम से जरा आपको लग रहा होगा अजीब गरीब क्या चीजें आ गई, फिगर नॉट। इंशाल्लाह एक एक चीज को हम देखेंगे बहुत तफसील के साथ में। तो सबसे पहले जो चीज थी वो कौन सा चीज है? बरकी मकनातीसी शुआओं का दोहरा किरदार, डुअल नेचर। दोहरा किरदार मतलब क्या रहता? डबल, इधर एक उधर दूसरा। मतलब दो मुंह वाले इंसान को भी हम क्या कहते हैं भाई, दो मुंह वाला दोहरा किरदार शो कर रहा है। मुंह के सामने अलग है, पीठ पीछे अलग है। तो किसका दोहरा किरदार हमको देखना? दोगलापना किसका देखना है हमको? ये बकरी बरखी सॉरी बकरी नहीं थी, बरखी मखनातीसी शुआएं। ठीक है, इनके बारे में देखना है, इनका डुअल नेचर। ठीक है, तो हम देखेंगे अच्छे से बरखी मखनातीसी शुआएं क्या होती हैं और उसका दोहरा किरदार क्या है। और अगला जो हाइड्रोजन का एटॉमिक तीफ है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये
तो सबसे पहले थोड़ा सा इधर देख लीजिए, फिर हम वापस पलटते हैं। बरक़ी मकनातीसी शुआएं क्या है, मैं उनको जरा समझाने की कोशिश करता हूं पहले। बरक़ी मकनातीसी शुआएं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी इनको कहा जाता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, इनके अंदर दो चीज आ रही है, देखो नाम में दो चीजें, एक है बर्फी, दूसरा मकनातीसी, ठीक है। बर्फी का मतलब हो रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिस, का मतलब हो रहा था मैग्नेट। मतलब ये कुछ ऐसी शुआएं होती है जिन शुआओं के अंदर मकनातीसियत भी होंगी कुछ ना कुछ, और उनके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी होंगी। बहुत सारी शुआएं होती हैं, आपने जो इन शुआओं का नाम सुने हुआ भी है। कौन कौन सी शुआएं होती, बरक़ी मकनातीसी शुआएं अगर मैं नाम बताऊं इनके, आप गैमा शुआओं का नाम सुना है आपने? गैमा रेस नहीं सुना तो अब सुन लिया होगा, ठीक है, बहुत खतरनाक रहते हैं। अभी सुन, एक्सरे ये तो सुना होगा, एक्स शुआएं। एक्सरे नहीं सुना? वो आदमी की हड्डी हाथा को टूट गए तो जाके एक्सरे कराते हैं उसका, सुना? ठीक है, वो एक्सरे, वही एक्सरे है ये, ठीक है। वो जो एक्स शुआएं रहती वो भी बरक़ी मकनातीसी शुआएं। इसी तरह आपने सुना होगा यूवी, यूवी योरा सिंह नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेड, उनको उर्दू में कहा था बालाए बनफशी शुआएं, सुना है नाम? ये सूरज में से निकलती है, आपने सुना होगा ओजोन लेयर के ऊपर सूरज से आने वाली कुछ खतरनाक शुआओं को ओजोन की जो हवा की लेयर है वो उनको पकड़ ली थी। इसकी वजह से वो बालाए बनफशी शुआएं ऊपर से नीचे नहीं आती, अगर नीचे आ जाएंगी तो इंसानों को नुकसान हो जाएंगे, कैंसर हो सकता। तो ये भी कौन सी शुआएं है, बरक़ी मकनातीसी शुआएं। इसी तरह ये देखिए कि ये जो वाला जो इतना हिस्सा है खाली है इतना, ये नीचे बड़ा करके उसको बताया गया और उसको लिखा गया कौन सा तीर, मराई। मराई का मतलब होता दिखाई देने वाला, मतलब ये जो लाइट हमको नजर आ रही है ना, जो अपने अतराफ में जो लाइट है, तो ये अपनी जो लाइट है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी बरक़ी मकनातीसी शुआएं। तो लेकिन वो पूरी बरक़ी मकनातीसी शुआओं का कितना हिस्सा है, एक छोटा सा। और ये छोटे से हिस्से में फिर जो कलर हमको नजर आते हैं वो इतने कलर है। धनक के जो 7 कलर है ना, ये पूरे दरियामान के अंदर है। आपने धनक के जो 7 कलर सुने होंगे, कौन कौन से? ठीक है, ये कलर आपने देखे हैं? विप ग्योर से उनको याद रखा रहा था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, ये नीला, इंडिगो क्या बोली, इनके उर्दू वाले नाम जहन में देखते हो। ये देखिए इनके जो कोई भी इस तरह से अलग अलग, तो हमको जो 7 कलर नजर आते हैं और इन्हीं कलरों के आपस में कॉम्बिनेशन से बाकी के दूसरे जो कलर हमको नजर आते हैं। तो ये विजिबल लाइट जो हमको नजर आने वाली लाइट है कितनी, बस ही इतनी, यहाँ पे उसको इतने वाले हिस्से को बड़ा करके बताया हुआ है, ठीक है। और आप गौर से देखेंगे यहाँ तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ इतना सा हिस्सा है जिसको उसने एक्सपांड करके बताया हुआ, इसी के अंदर सारे कलर है। तो बाकी के पूरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें अपनी विजिबल लाइट कैसी, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। इसी तरह से एक और विजिबल लाइट है जो आपको नजर आ रही होंगी, यूवी के आगे थे अपनी विजिबल लाइट, उसके आगे आईआर। आईआर क्या होता, रिमोट कंट्रोल टीवी का, एसी का, ठीक है। तो आप यहाँ बैठे बैठे बटन दबा रहे हैं लेकिन वहां पर उसका असर हो जा रहा है। कैसे होता है भाई, इसमें से क्या निकलता है ऐसा, तो इसमें जो शुआएं निकलती है, और शुआएं कौन सी होती, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव शुआएं। माइक्रोवेव का भी नाम सुना होगा आपने, माइक्रोवेव ओवन, ओवन सुने हुआ ना, बहुत सारे ओवन के अंदर खाने वगैरह बनते हैं, ठीक है, गर्म कर सकते हैं आगे, ठीक है, बेकरी वगैरह में जो होते हैं, ठीक है। तो वो ओवन माइक्रोवेव शुआओं की मदद से भी उनको जो है काम किया जाता है। फिर इसी तरीके से कौन सी शुआएं हैं, कौन सी लहरें हैं, रेडियो लहरें। रेडियो, आप ये नाम से आप समझेंगे रेडियाई लहरें होती हैं, रेडियो का फंक्शन करना, सैटेलाइट वगैरह ये रेडियो लहरों की वजह से काम करते हैं। और इसी तरह से आखिर में तवील रेडियो लहरें, कैसी रेडियो लहरें, तवील। तो ये किसकी अक़साम है, अलग अलग बरक़ी मकनातीसी शुआओं की अक़साम है। और ये जो लाइट है, जो रोशनी है जो हमको नजर आ रही, रोशनी भी एक बरक़ी मकनातीसी शुआ है। बात समझ आ रही है, ठीक। तो बरक़ी मकनातीसी शुआएं जो है, ये देखिए अब हम लाइट को ही समझ के एक मिसाल के तौर पर ले,
कि लाइट असल में है क्या। तो इसके बारे में साइंटिस्ट के दो ग्रोह बन गए, दो फिरके बन गए समझ लीजिए। मतलब मुसलमानों के आपस में फिरके, साइंसदानों के भी फिरके बन गए थे। तो एक फिरके ने बोला कि ये जो लाइट है या दूसरी बरकी मकनातीसी शुआएं हैं वो पार्टिकल से बनी हुई। किससे बनी हुई? पार्टिकल, जर्रात। मतलब अगर ये कोई लाइट है, वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जा रही है, तो असल में जब ये एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ जा रही, तो इसमें बहुत सारे छोटे 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 कौन है? पार्टिकल्स, जर्रात है। क्या है ये? जर्रात के जर्रात है जो वहां से आगे जा रहे हैं। वैसे हमारे को अगर लाइट आकर टकरा रही, तो लाइट के जो जर्रात है वो हमको आकर टकरा रही। बात समझ आ गई? एक बात तो ये होगी। फिर जो दूसरा फिरका था साइंसदानों का, उसने बोला नहीं हजरत, ये जर्रात नहीं है, ये लहरें हैं। लहरें हैं। क्या है ये? लहरें। लहरें समझते हैं ना आप? ठीक है। आपने हो सकता है फिजिक्स में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा लहरों के बारे में, वेव्स के बारे में। वेव्स को कैसे शो किया जाता है? कुछ इस तरह से। ये लहरें होती हैं, लहरें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से लहरें आगे बढ़ते रहती। तो उनका कहना था भाई ये जर्रात नहीं है, लहरें हैं। तो दो यहाँ पर जो है अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ गए। कुछ ने बोला कि ये है जर्रात, कुछ ने कहा कि ये नहीं, ये जर्रात नहीं है। क्या है? लहर। जर्रात का मतलब होता है ये है पार्टिकल। क्या है? पार्टिकल। लहर का मतलब होता है ये है वेव। क्या होता है? मतलब वेव। तो साइंटिस्ट के झगड़े होने लगे, कोई बोलने लगे पार्टिकल है, कोई बोलने लगे वेव है। तो ये दोनों भी जो नेचर है, कोई बोल रहा पार्टिकल, कोई बोल रहा वेव, तो ये दोनों भी नेचर को कहा रहा था इनका दोहरा किरदार। दोनों भी किरदार को मिलाकर कौन सा किरदार कहा जाएगा? दोहरा किरदार, डुअल नेचर, डुअल कैरेक्टर। समझ में आया क्या? अभी इतनी बात समझ में से इसके ताल्लुक से और वजाहतें आगे आएंगी, लेकिन अभी इतना समझ गए आप कि दो किरदार, एक है जर्रात वाला, दूसरा लहर वाला। एक है पार्टिकल वाला, दूसरा वेव वाला। ठीक है। तो यहां पर हमको जो देखना है, जैसे मैं आपको बताया कि बरक़ी मक़नातीसी अशआ, अशआ मतलब शुआओं की जमा, शुआ की जमा अशआ। ठीक है। शुआओं को मजीद फसी उर्दू में अशआ कहा जाता है। ठीक है। तो दोहरा किरदार हमको देखना है, और उसमें जो दोहरा किरदार है, एक तो वेव, जो मैंने लहर बोला ना आपको, लहर, लहर को यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मौज। ठीक है। और उसको यहाँ पर कहते हैं अंग्रेजी मध्य अपन त्याला काय म्हणतात? वेव। ठीक है। इसी तरह से जर्रा यानी पार्टिकल। ठीक है। जर्रा मतलब पार्टिकल। ठीक है। तो ये कि बरक़ी मक़नातीसी शुआ में मौज की फितरत भी रहेंगी, उसमें जर्रे की फितरत भी रहेंगी, दोनों खासियतें उसके अंदर पाई जाती। तो पहली बात हमको ये समझना है। दूसरी चीज क्या रहती, वो अपने वक्त पर देखें, एटमी तीफ। एटमी तीफ क्या रहता? ठीक है। वैसे ये तीफ लफ्ज़ यहां पर भी आपने देखा होगा, मरई तीफ। इसको जो ये आपको अलग अलग शुआएं नजर आ रही है ना, इन्हीं को तीफ कहा रहा था। इंग्लिश में इसको स्पेक्ट्रम बोलते। तो ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? एटमी तीफ, एटम से निकलने वाले स्पेक्ट्रम, उसको हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं बरक़ी मक़नातीसी अशआ की लहरी फितरत। लहर मतलब जिसको मौज भी कह रहे, वो मौज मस्ती वाला मौज नहीं आए। आपको वो सुना होगा ना आपने, समंदर में मौज आई, तो समंदर में उसको लहर भी बोलते हैं। समंदर की लहर को मौज भी कहा रहा था। तो उसी तरह से बरक़ी मक़नातीसी शुआ की लहर को मौज भी कहा जाएगा। ठीक है। ये मौज मस्ती वाला मौज नहीं। अब आ जाइए इसकी लहरी फितरत। लहरी फितरत सुना सुना नाम लग रहा है। चलिए ओके। सबसे पहले समझने की यहां पर कोशिश करी कि आपको ये नजर आ रहा होगा, एक लहर बताई गई, एक लहर किस तरह से होती है। तो जरा और जूम कर लेंगे अपन, ताकि दीगर तमाम हजरात भी सीख सके अच्छे से। अरे अब देखो यहां पर, ये जो अगर लहर को हम देखें, लहर को आप इस तरह से मान के चलिए कि ये जो आपको तीर दिख रहा एक्स की समत में, ये क्या बता रहा है हमको? लहर की इशात की। इशात मतलब जिस समत में आगे बढ़ी, जैसे रोशनी की शुआ मान लीजिए, या कोई भी बरक़ी मक़नातीसी लहर को आप समझ लीजिए, वो एक सिमत के अंदर आगे बढ़ते चले जाए, तो उसकी इशात की सिमत कैसी है? एक्स।
आपको एक्सिस पता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, जो मुहद्दिदी खत्ती निजाम उसे कहा जाता है, ठीक है। तो बहरहाल एक्स। अब इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, अगर शुआ इस तरह से अगर आगे बढ़ रही, एक्स अगर है, तो आप देखेंगे इसके ऊपर कौन सा मैदान बनेगा उसका, बरकी मैदान। मतलब ये अगर पेन की डायरेक्शन में इसकी जो है समत है, इस तरफ में आगे बढ़ी, तो इस सिम्त के अंदर उसका कौन सा मैदान बढ़ेगा, बरकी मैदान, ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पर अगली चीज जो बताई जा रही है वो है मकनातीसी मैदान, कि मकनातीसी मैदानों का किस तरह से बनता, कि ये सिम्त के अंदर वो आगे बढ़ रही, ये हो गया उसका बरकी मैदान, और इस सिम के अंदर क्या बनेगा उसका मकनातीसी मैदान, ठीक है। तो दोनों भी मैदान इसके अंदर बनते चले जाएंगे, हत्ता कि जो हमारी लाइट की जो शुआएं होती हैं, रो अपनी विजिबल लाइट है, उसकी भी कुछ बरकी खुसूसियात भी हैं, उसकी कुछ मकनातीसी खुसूसियात भी है। ये हर शुआ या हर बरकी मकनातीसी शुआ में दोनों भी किरदार मौजूद होंगे, ठीक है। ये तो दोनों भी होते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो बहरहाल अगर हम ये लहर को मान के चले, लहर, तो ये लहर को मुख्तसर अंदाज में इस तरह से जाहिर किया जाता है, ठीक है, इस तरह से उसको जाहिर करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर ये हो गई। इसी तरह से इन लहरों के बारे में हम ये देखें कि चारशुदा जर्रात की हरकत से बरकी और मकनातीसी मैदान पैदा होते। मतलब चारशुदा जर्रात, जर्रा अगर कोई ट्रैवल कर रहा, इलेक्ट्रॉन है या कोई चारशुदा जर्रा, तो उससे बरकी और मकनातीसी मैदान दोनों भी पैदा होंगे। कैसी हरकत कर रहा, इस चम्त के अंदर हरकत कर रहा, यहाँ पे बरकी मैदान भी पैदा होंगे और मकनातीसी मैदान भी पैदा होंगे, एक बात ये होगी। अगली बात, आवाज और पानी की लहरों के बरखिलाफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी सफर कर सकती है। कुछ जो बरकी मकनातीसी लहरें उनसे मुताल्लिक बात है, जैसा मिसाल के तौर पर आवाज, आवाज की भी लहरें होती कि जब कभी हम किसी की भी आवाज को सुनकर समझते हैं, तो आवाज का मतलब क्या रहता है, मुंह से निकली हुई बात हवा के अंदर इर्तियाश पैदा करती है। मतलब हवा के जो जर्रात है वो आपस में हिलेंगे, और जब वो हिलते हुए आपके कान से जाकर टकराएंगे, तो आप फिर उन आवाजों को सुन रहे हैं, क्योंकि वो इर्तियाश आपकी कानों तक पहुंच रहा है। तो वो लहरें बन रही है आवाज की, और आवाज की लहरें कहां पर बन रही है, हवा में। लेकिन अगर हवा ना हो तो ये आवाज की लहरें बन सकेंगी क्या? अगर मिसाल के तौर पर हम ऐसे घूमने फिरने चांद के ऊपर चले गए, और मुझे आपको कुछ कहना रहा, अपनी क्लास मान लीजिए चांद के ऊपर हो रही, और मैं आपको पढ़ाऊं, तो वहां पर आपको आवाज आएंगी क्या मेरी? इसी तरह से मामला हो जाएगा, वहां पर आवाज इसलिए नहीं आएंगी अगर चाहे मैं पूरे अपने फेफड़ों का जोर लगाकर आपको बोलने लगूं, क्योंकि मेरे बोले हुए अल्फाज से हवा में इर्तियाश पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि हवा वहां पर है ही नहीं। हवा मतलब कोई भी गैस अगर होगी, गैस के जर्रात में वो इर्तियाश पैदा होता है, और उनके वाइब्रेशंस जो होते हैं हमको सुने आते हैं। असल में यही होती है आवाज, ठीक है। इसीलिए देखिए, आपने देखा होगा कहीं कि कहीं जोरदार धमाका होता, तो धमाके की आवाज से चीजें हिलने लगती और कभी कभार कांचें टूट जाती। भाई आवाज से क्यों टूटी है, कोई पत्थर तो नहीं मारा था? क्यों? जो गैस के जर्रात थे या फिर जो कोई बात थी, उसका इर्तियाश इतना ज्यादा था, उनके वाइब्रेशन इतने ज्यादा थे कि वो इतनी जोर से टकराए कि चीजें हिलने लगी, या कभी कभार कांच भी टूट गई। समझ आ गई बात? तो देखिए, हवा की जो लहरें हैं उनको सफर के लिए जरूरी है कोई ना कोई वास्ता। वास्ता मतलब समझे ना, कोई ना कोई मीडियम। बिना वास्ते, बिना हवा के वो रहेंगे क्या? तो हवा का वास्ता, ये वास्ता वो नहीं मेरा वास्ता तेरा वास्ता अल्लाह का वास्ता, वो वास्ता नहीं। वास्ता समझ रहे हैं ना आप, एक मीडियम जरूरी होता है उनको। मीडियम के बगैर हवा आवाज की लहरें सफर नहीं करेंगी। इसी तरह से अगर हम देखें पानी की जो लहरें होती, जो पानी की लहरें पानी के अंदर रहेंगी भाई, उसको भी एक वास्ता लगेगा बराबर। लेकिन जो बरकी मखनातीसी शुआएं हैं उनको किसी वास्ते की जरूरत होती है? अरे बोलो, होती है या नहीं होती? यहां लिखा हुआ है ईएमआर, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमने कहा बरकी मखनातीसी लहरें हैं ना, उन्हीं को ईएमआर कहा जाता है, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि देखिए, सूरज बहुत दूर है अपने से, वहां से सूरज की शुआएं निकल के जमीन तक क्या आ रही, दरमियान में हवा है कहीं? आपको खला के अंदर हवा होती है क्या? नहीं होती। तो वहां से लेकिन सफर करते हुए आई या नहीं आई?
अगरचे हम उनको लहरी किरदार भी उनका मार रहे हैं, वो लहरें भी हैं। जब वो लहर वहां से यहाँ तक क्या आई तो उनके दरमियान में कोई वास्ता नहीं था, खला थी, कोई हवा नहीं थी, कोई गैस नहीं थी, लेकिन सूरज से जमीन तक आई या नहीं आई? आई। तो इसका मतलब वास्तविक जरूरत होती है उनको? नहीं होती। बात समझ में आ गई आपको? तो ये चीज याद रखना है, वास्ते पे मुनहसिर नहीं होती, ये वैक्यूम में भी सफर करती है। वैक्यूम का मतलब क्या? खला, स्पेस। जैसा जमीन के ऊपर ये जो खाली जगह भी है, यहाँ पर इसको हम वैक्यूम कहते हैं क्या? खला कहते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हवा मौजूद है। तो हमको जमीन से बाहर जाना पड़ेगा जहां पर हवा भी मौजूद नहीं, उसको क्या कहा रहा था? वैक्यूम, या उसे कहा रहा था खला, खाली बिल्कुल। ठीक है, एक बात तो ये होगी। इसी तरह से बरक़ी मक़नातीसी लहरों की कई अक़साम है, मैं आपको पूरा बताया। गैमा रेस थे उसमें, यूवी रेडिएशन थे उसके अंदर, विजिबल लाइट थी, इंफ्रारेड थे, अलग अलग बहुत सारे थे। ये हो गए, ठीक है। चलिए, अब जो अलग अलग अक़साम है वो बरक़ी मक़नातीसी तीर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो जो हमने तस्वीर देखी थी पीछे अलग अलग शुआएं उसमें नजर आ रही थी, उसी को कहा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या उसको कहा रहा था बरक़ी मक़नातीसी तीर। ठीक है, ये बात भी ठीक है। इसी तरह से तीर के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ तौल मौज और फ्रीक्वेंसी के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझिए अच्छे से। तीर के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ तौल मौज, इसी को कहा जाता है तौल मौज को वेवलेंथ। ठीक है, अब यहां बिल्कुल तवज्जो के साथ में बात आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सवालात के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर सवालात क्योंकि आएंगे। मान लीजिए कोई लहर है, ये एक लहर है हमने बनाई। ठीक है, अब असल में ये जो लहरें होती हैं यहां पर हमने बनाई हुई इसको इस तरह से, लेकिन ये लहर बस इतनी सी नहीं होती, ये मुसलसिल आगे बढ़ते रहेंगे। समझने के लिए बता रहा हूं, बाद में मिटाएंगे उसको। ये हो गया एक लहर। इसी तरह से ये लहर आगे बढ़कर कैसी हो जाएंगी? दूसरी, पहला, दूसरा, फिर क्या हो जाएंगी? ये तीसरा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये लहर आगे बढ़ते चलेंगे। अभी समझने के लिए सिर्फ अभी हम उसका एक हिस्सा देखते हैं। ठीक है, ये होगा होगा उसका एक हिस्सा। अब इस एक हिस्से के अंदर आप यहां देखें तो आपको नजर आएगा उसका कुछ कुछ हिस्सा है जो ऊपर की जानिब है, कुछ हिस्सा नीचे की जानिब है। ठीक, जो ऊपर की जानिब वाला हिस्सा होता है ना, इसे कहा रहा था इसका क्रेस्ट। क्या कहा रहा था? क्रेस्ट। जो नीचे की जानिब हिस्सा है उसका आ रहा, उसको कहा रहा था लहर का ट्रफ। लिखते ऐसा पढ़ेंगे क्या उसको? ट्रफ। ऊपर का वाला हिस्सा क्या है? बोलो, दोहराओ। नीचे वाला हिस्सा ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ दोनों भी चीज होती। अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे, क्रेस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा और ये यहां पर क्या आ गया? ट्रफ। और यहां से उस लहर का अगला वाला हिस्सा आ जाएंगे। एक और लहर बना लेते हैं, लहर का ये अगला वाला हिस्सा भी इस तरह से आ जाएंगे। तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट के दरमियान में जो फासला रहता, यहां से लेकर वहां का, ठीक है, या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के दरमियान का फासला यहां से लेकर वहां का, दोनों ये मसावी होते। तो या तो आप यहां पर फासले के लिए ये वाला फासला समझ ले पूरा, या फिर अगर आपने यहां से शुरू किया तो आप ये वाला फासला समझ ले कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का फासला, एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला, इस फासले को कहा जाता है तौल मौज। क्या कहा जाएगा? तौल मौज। ठीक है, बात समझ आ गई? उसको कहा रहा था तौल मौज, उसी को कहते हैं वेवलेंथ। क्या बोलेंगे बच्चों? लिखा हुआ है, बोलो, देख के पढ़ना खाली। वेवलेंथ। किसको वेवलेंथ या तौल मौज कहा जाएगा? कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का फासला, ये एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का फासला, उसको कहा जाता है उसका वेवलेंथ। अलग अलग लहरों की वेवलेंथ अलग अलग होंगी। जैसा कोई अगर लहर है, ठीक है, मतलब देखे समझने के लिए खाली, कोई अगर लहर है, ये उसकी वेवलेंथ कितनी। अब कोई अगर लहर है तो उसकी वेवलेंथ इतनी। तो आप देखेंगे एक की वेवलेंथ होगी कम, दूसरे की वेवलेंथ होगी ज्यादा। ठीक है, तो अलग अलग शुआओं की वेवलेंथ भी कैसी रहेंगी? अलग अलग। और ये जो तूले मौज होती है वेवलेंथ, उसको अलामत दी जाती है ये वाली। ये ग्रीक एक अल्फाबेट है लैम्बडा, इसको कहा जाता है। क्या कहा रहा था? आपने अल्फा बीटा गैमा सुना है ना?
थीटा वगैरह ये सारी चीज रहेंगी। तो ये इस तरह से लैम्बडा है, इसको लैम्बडा की अलामत को इस्तेमाल किया जाता है किसको बताने के लिए, तूले मौज को। तूले मौज समझ आ गई बात। तो तूले मौज उसकी अलामत लैम्बडा, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता, और क्रेस्ट से क्रेस्ट का फासला, ट्रफ से ट्रफ का फासला जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, और अलग अलग बरकी मकनातीसी शुआओं की जो वेवलेंथ होंगी वो अलग अलग होंगी। इतनी बात समझ आ गई। जैसा देखिए यहां हम आते हैं तस्वीर की तरफ। हाँ, ये दिख रहा आपको लैम्बडा लिखा हुआ। लैम्बडा मतलब किसकी बात हो रही होगी, तूले मौज की बात हो रही है, बराबर, ठीक है। तो आप देखेंगे रेडियो तवील लहरें उनकी तूले मौज कितनी, 10 की कुवत 8। तो उनकी एक रेंज है, आपको यहाँ 10 की कुवत 4 से 8 के दरमियान में आपको नजर। रेडियो लहरें की तूले मौज 10 की कुवत 2 से 10 की कुवत 0। माइक्रोवेव की 10 की कुवत -2 के आसपास है। इंफ्रारेड की 10 की कुवत -4 से -6 के दरमियान में। आप देखें इन्हीं के दरमियान में हमारी जो विजिबल लाइट है उसकी भी तूले मौज आपको नजर आ रही है, या नहीं। और ये तूले मौज होगी 10 की बात -8। और सबसे कम तूले मौज किसकी है बच्चों, गैमा शुआओं की। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो तूले मौज की अगर हम बात करें, जो गैमा शुआएं हैं इनकी तूले मौज बहुत कम है। मतलब समझने के लिए बता रहा हूं, ये यहीं के वहीं स्टार्ट होकर वहीं के खत्म हो जाएंगी। कौन सी शुआ, गैमा शुआ। और सबसे ज्यादा किसकी तूले मौज है, तवील रेडियो लहरें। मतलब इनकी जो तूले मौज होंगी ये लंबी चलेंगी, ये लंबी चलेंगी। बात समझ आ रही, समझने के लिए मतलब खाली कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं कि इसकी तूले मौज बहुत कम, उसकी तूले मौज बहुत ज्यादा। बात समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। सर के ऊपर से अगर जा रहा हूँ तो बोलो, रिपीट करता हूँ। इन दोनों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है गैमा शुआएं, जिसकी तूले मौज जितनी कम उसकी स्टैंड उतनी ज्यादा, ठीक है। तो एक तो हमने उसकी सिफत समझ ली, उसकी तूले मौज, ठीक है। दूसरी एक और चीज हमको समझना है, इसकी फ्रीक्वेंसी। क्या समझना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको भी देख लो। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जो अलामत दी जाती है, फ्रीक्वेंसी को अलामत दी जाती है न्यू। ये वी के जैसा लिखते लेकिन क्या बोलेंगे उसको, न्यू। लिखते वी के जैसा, लेकिन ये भी जो है ग्रीक यूनानी अल्फाबेट्स में से, उसको याद रखे। ये न्यू उसको कहा रहेगा। भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का लफ्ज आपने सुना होगा, आवाज की फ्रीक्वेंसी, इस चीज की फ्रीक्वेंसी, उस चीज की फ्रीक्वेंसी, सुना है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता, ऐसा मिसाल के तौर पर हमारे पास में ये एक लहर है, लहर बना लेते हैं, ठीक है। ये एक लहर। अब ये लहर को हम मान के चलिए कि एक नुक्ता, एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। अब इसके पास से लगातार लहरें गुजरते रहेंगी, एक लहर, दो लहर, तीन लहर, चार लहर, ये गुजरेंगी, ठीक है। एक लहर होगी। अब इस मखसूस नुक्ते पर से एक सेकंड में जितनी लहरें गुजर रही हैं उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में ये एक लहर, दो लहर, तीन लहर, चार लहर, कि एक लहर मतलब जब गुजरेंगी तो एक सेकंड में जितनी लहरें गुजर जाएंगी उतनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। बात समझ आ गई। अब इसको इस मिसाल से भी आप समझे कि मान लीजिए ये एक लहर थी और ये कोई दूसरी लहर है जो मैं बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये एक नुक्ता, ये नुक्ता। अब ये जो लहरें ये छोटी छोटी सी, वो लहरें कैसी है, बड़ी। अब ये छोटी छोटी होने की वजह से इस नुक्ते में से ये भी गुजरेंगी, वो अपने नुक्ते में से वो भी गुजरेंगी, वहां से पास होंगी। तो एक सेकंड में कौन सी लहरें ज्यादा पास हो जाएंगी, छोटी वाली, बराबर। तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, ज्यादा। तो सीधी सी बात यहां पर देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पहचानी कि जो लहर की तूले मौज कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। बात समझ आ गई। फ्रीक्वेंसी को न्यू की अलामत से जाहिर कराते हैं। अब आ जाएगी इधर, देखते हैं इधर तस्वीर में। ये था तूले मौज, ऊपर दिख रहा है आपको न्यू लिखा हुआ। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसकी यूनिट भी दी हुई, हर्ट्स उसकी यूनिट है। देखें यहाँ पर आपको नजर आएगा
सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी किसकी है, गैमा शुआओं की। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है इसकी वेवलेंथ बहुत 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 कम, फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब इसी तरह से इनकी फ्रीक्वेंसी आप देखें फिर रफ्ता रफ्ता कम होते चले जा रही, 10 की कुव्वत 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, और लगातार आप देखेंगे 10 की कुव्वत 2 और 10 की कुव्वत 0, बहुत कम फ्रीक्वेंसी हो गई यहाँ पर। तो क्यों, वेवलेंथ बढ़ेंगी या तोले मौज बढ़ेंगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएंगी, और तोले मौज कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी। बात समझ आ गई आपको? तो ये बात भी इसके अंदर याद रखिए भाई, दो चीजें बहुत अहम है इसमें समझने के लिए। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं, और दूसरी चीज उसका वेवलेंथ यानी कि तोले मौज। बात समझ आ गई? चलिए इधर। तो तीस के मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ तोले मौज और फ्रीक्वेंसी की होती है, और तमाम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की चाल वेलोसिटी में यकसा है। मतलब उनकी जो स्पीड है तमाम की कैसी होती है, कला के अंदर यकसा। मतलब जितनी लाइट की रहेंगी उतनी गैमा रेडिएशन की, उतनी इंफ्रारेड की, सबकी रफ्तार कैसी रहेंगी, यकसा। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर आ रहा, वो है सी मसावी न्यू जरब लैम्बडा। यहां लिखता हूं उसको ताकि सब और अच्छे देखें। सी मसावी न्यू जरब लैम्बडा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा क्या है, तूले मोशन। ठीक है। सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर जो कोई भी लाइट है या फिर जो कोई भी बरक़ी मकनातीसी शुआएं हैं उनकी खला में क्या स्पीड होती है, उसको कौन सी अलामत से जाहिर किया जाता है, सी की अलामत से जो है उनको जाहिर किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम उन दोनों का आपस में जरब देंगे, जरब देने से हमें खला में इनकी रफ्तार मिल जाएंगी जो कि हमेशा कैसी रहेंगी, सेम। ठीक है। तो जिसकी न्यू कम हो जाती उसके लैम्बडा बढ़ जाता, जिसका लैम्बडा कम रहा था उसका न्यू बढ़ जाता। मतलब ये जो चीजें एक साथ एडजस्ट होती, एडजस्ट होकर हमेशा किसके बराबर आती हो, सी। ठीक है। सी मतलब खला में इनकी रफ्तार। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके ताल्लुक से, अभी बुनियादी बुनियादी बातें हमने देखी। हम जो दोहरा किरदार है, दोहरे किरदार में भी किसको देख रहे हैं, लहरी फितरत को। ठीक है। ओके, तो ज़रात फितरत की तरफ बढ़ने से पहले बस समझने के लिए यहां देख लीजिए, ये जो बोहर के मॉडल की तरफ बढ़ने से पहले जो चीजें हमको समझना है, पहली चीज हमको क्या समझना है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब बरक़ी मकनातीसी लहरों का दोहरा किरदार। कौन सा किरदार, पहले हमको यहां समझना है दोहरा किरदार। ठीक है। अब दोहरे किरदार के अंदर भी दो चीजें, पहली चीज यहां पर आएंगी लहरी किरदार, वेव नेचर। दूसरा पार्टिकल नेचर, मतलब जर्रे वाला किरदार। ठीक है। तो हमने अभी कुछ बातें देखी लहरी किरदार से ताल्लुक से। लहरी किरदार के सबूत क्या क्या अपने पास में, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये सबूत के बारे में हमको नहीं पढ़ना, बस मान लीजिए है भी, फिजिक्स का पार्ट है। दूसरा जो जर्रे वाले किरदार है उनके ताल्लुक से कुछ बातें हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता। तो इन दोनों भी बातें, कुछ साइंसदान कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ वेव है, हमारे पास ये दलील। कुछ साइंसदान कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ जर्रा है, हमारे पास में ये दलील है। फिर कुछ साइंसदान उन्होंने इन दोनों के दरमियान में जो झगड़ा चल रहा था उसको बोला लड़ो मत, हम इंसाफ करेंगे कि जो बरक़ी मकनातीसी शुआएं होती है ये दोगले है। कैसे है ये दोगले, वो तुम्हारे पास आ रहे तो वे बन के आ रहे, इनके पास आ रहे तो पार्टिकल बन के जा रहे हैं, वो दोनों भी। तो तुम उनको दोगला ही समझो, तुम अपने अपनी बात को, मतलब यही है ऐसा मत कहो, ये दोनों भी बातें सही हो सकती। ठीक है। तो फिर मामला सॉर्ट आउट हुआ। तो ये एक बात हम समझेंगे। फिर क्या समझ जाएंगे हम, एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसे कहा जाता है एटॉमिक तीर। ठीक है। तो वो उसके वक्त पर हम देख लेंगे। तो अभी हमने बस इतनी बातें देखी, इनको अच्छे से आप देख लो, समझ लो। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जर्रे वाले किरदार के ताल्लुक से कुछ बातें देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने आज के लिए याद रखना कि लहर होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी
फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इंशाल्लाह कल इसको जरा और स्पीड में लेके सारी बातें खत्म कर देंगे। तो इसके ताल्लुक से अगर किसी को कोई सवाल है, बच्चों बच्चियों, तलबा व तालिबात, खवातीन व हजरात, तो बराह करम वो सवाल को आप पूछें। नहीं उस्ताद। ठीक है शागिर, तो अभी हम इसको कुछ देर के लिए रोकते हैं और कुछ देर से हम 12वीं का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जितनी बातें अभी बच्चों इनको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि इसको समझने की बुनियाद पर ही ये आगे का सबक आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सवाल इस सबक से पूछे जाते हैं। हम आगे सवालात भी देखेंगे लेक्चर के अंदर, लेकिन पहले इतनी चीजों का आप अच्छे से समझते चलिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।